और हमारे नेता, हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को कुचलते हुए एक अलग गुट बनाने की उन लोगों ने घोषणा की। लोक जनशक्ति पार्टी ने की कार्यकारिणी ने, लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों को देखते हुए तुरंत उनको पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का फैसला लिया गया और तब से अभी तक ये तमाम 5 सांसद और इनके साथ कुछ और पार्टी के सदस्य, इन लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। और इस बात की विधिवत जानकारी लोक जनशक्ति पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल, हम लोग चुनाव आयोग से हम लोगों ने मुलाकात की थी और चुनाव आयोग के समक्ष हम लोग विधिवत तरीके से इस बात की जानकारी भी हम लोग दे चुके हैं। इस बात को पुनः मैं प्रमुखता से आप लोग के सामने दोहराना चाहूँगा, क्योंकि अगर कोई भी इस बात को चुनौती देना चाहे तो मैं चाहूँगा कि वो इस बात को चुनौती दे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके। आप आधी बातें बोलें और आधी बात पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। आप सिर्फ इतना बोल दें कि भैया मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, और उसके बाद किस प्रकार से आपको चुना गया है, वो प्रणाली क्या थी, वो तरीका क्या था, कौन लोग थे, उस पर आप खामोश रह जाएं, ये गलत है। कहीं ना कहीं जनता को आप भ्रमित करने का आप काम करते हैं। एक तरफ आप ये बात बोलते हैं कि भैया मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जा चुका हूँ, और दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग में जाकर आप इस बात की विधिवत जानकारी देते हुए आप सिंबल या पार्टी के नाम पर आप क्लेम भी नहीं करते हैं। आज की भी तारीख में चुनाव आयोग में अगर आप लोग जाएं तो चुनाव आयोग में जाकर आप लोग पूछ लीजिए कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी कि वो चिराग पासवान ही है। इन लोगों ने महज एक औपचारिकता पूरी करके कि इन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम लोगों ने बुलाई और उसमें तय कर लिया गया कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भाई उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में थे कौन लोग? मैं आप लोग की जानकारी में इस बात को मैं पहले भी दे चुका हूँ, पर पुनः मैं स्पष्ट रूप से आप लोगों की जानकारी में दे दूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है वो कहता है कि एक मिनिमम और 75 मेंबर्स की हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, जिसमें आपका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, जिसमें आपके 6 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, एक आपका ट्रेजरर होता है, एक आपके राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होते हैं, साथ में आपके 15 प्रकोष्ठों के अध्यक्ष होते हैं और 36 हम लोग के जो स्टेट हैं और जितने यूनियन टेरिटरीज हैं उसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें से भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 15 राष्ट्रीय प्रकोष्ठों में से सिर्फ एक राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हम लोगों से अलग हुए हैं। लेबर सेल के हम लोग के राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे, वो हम लोगों से अलग हुए हैं। 6 उपाध्यक्षों की अगर आप बात करें तो सिर्फ सूरज भान जी एक ऐसे हैं जो हम लोगों से अलग हुए हैं। उसके बाद अगर आप प्रधान और 16 सचिव होते हैं और 16 महासचिव भी होते हैं। सचिव और महासचिव को मिलाएं तो महज 2 लोग हैं जो हम लोगों से अलग हुए हैं। और उसके बाद अगर आप प्रदेश अध्यक्षों की बात करें, 36 प्रदेश और यूटी अध्यक्ष मिलाकर एक लद्दाख का हम लोग अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए थे, बाकी 35 हम लोग की नियुक्ति हो चुकी थी प्रदेश अध्यक्षों की और यूटी अध्यक्षों की। उसमें से 35 में से 33 आज की तारीख में हम लोग के साथ हैं। और ये सारी बातें मैं सिर्फ मौखिक नहीं बोल रहा हूँ, एफिडेविट के साथ हैं। हम लोग के पास एफिडेविट है कि कल को अगर कोई न्यायालय में अगर इसको चुनौती देता है या चुनाव आयोग में इस बात को चुनौती देता है तो उनके समक्ष हम लोग प्रमुखता से डॉक्यूमेंटेशंस के साथ अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए हम लोग तैयार हैं। पर उसके बाद भैया एक दिन अफवाह आती है कि इन्होंने कोई कार्यकारिणी की बैठक की। लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान इस बात को स्पष्ट तौर से कहता है कि लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बुलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से प्रधान महासचिव के पास है। इसके अलावा कोई और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नहीं बुला सकता। तो जो बैठक इन लोगों ने पटना में की थी 1.5-2 हफ्ते पहले, वो बैठक ही वैध नहीं है। वो पार्टी के संविधान के आधार पर आप उस बैठक को बुला ही नहीं सकते हैं। पर अगर आपने उस बैठक को बुला भी लिया तो भी लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान कहता है कि पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है उसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। 5 साल के भीतर से 2 ही परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बदला जा सकता है। पहली परिस्थिति है कि या तो उनका निधन हो जाए और या फिर वो स्वेच्छा से वो रिजाइन करें। जैसे हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का कार्यकाल 2020 तक का था, पर 2019 में उन्होंने स्वास्थ्य कारण देते हुए हेल्थ रीजन से उन्होंने रिजाइन किया और उस वक्त
मुझे नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया और मेरा चुनाव 5 नवंबर 2019 को हुआ था और इसकी जानकारी 9 नवंबर 2019 को हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी थी। 2024 तक का ये मेरा कार्यकाल है। दो ही परिस्थिति है जिसमें मुझे हटाया जा सकता है, या तो मेरा निधन हो जाए या फिर मैं स्वेच्छा से इसमें रिजाइन करूं। और जब मेरा चुनाव हुआ था तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए हुआ था। पशुपति कुमार पारस जी जो मेरे चाचा हैं वो उसमें प्रमुख प्रस्तावक थे, सूरज भान जी को सेकंड करने वाले थे। तो ये तमाम लोग उस लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनाव में मौजूद थे। पर आज अपने आप को स्वतः आकर घोषित करना, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर, उनके लिए गए फैसलों पर उंगली उठाने वाला है। और इसीलिए इस बात की चिंता मैंने बार बार जाहिर की है कि हर वो फैसला जो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए लिया गया, उस फैसले का ये विरोध कर रहे हैं। तो क्या ये विरोध मेरा कर रहे हैं या हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का विरोध कर रहे हैं? और आज यही कारण है कि एक तरफा जनसलाह हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों पर चलने वाली लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुझे चुना गया था, एक तरफा जनसमर्थन हम लोग के साथ है। और सबसे पहले इस मंच के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, हाजीपुर की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, बिहार की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, अपने पार्टी के तमाम पदाधिकारी साथियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, हमारे तमाम प्रत्याशियों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन लोगों ने दिन रात मेहनत कर आप मेरे प्रत्याशियों से बात कर लें कि भाई इन लोगों ने लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल के तले चुनाव लड़ा था। 137 प्रत्याशियों में से 90% से ज़्यादा प्रत्याशी आज की भी तारीख में हम लोग के साथ खड़े हैं। 130 के आसपास ऐसी संख्या है। और जो लोग आगे पीछे हुए भी थे वो आज नहीं हुए, वो शुरू में ही जब चुनाव हुआ था उसके बाद ही अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए वो लोग अलग हो गए थे। उसके बाद 90% ना सिर्फ हमारे प्रत्याशी हम लोग के साथ हैं, 95% से ज़्यादा पार्टी के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और नेशनल काउंसिल, जिसमें हर प्रदेश के अध्यक्ष, हर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी, हमारे देश भर के जिला अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, वो 95% से ज़्यादा आज की तारीख में हम लोग के साथ हैं। तो उसके बाद जब कोई व्यक्ति आकर इस तरीके से हमारे नेता के सामने बनाई गई पार्टी के फैसलों पर, और जब मैं इन नेताओं की बात करता हूँ, मैंने उन 66 लोगों का नाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो 75 लोगों की बॉडी है उनमें से जब 66 लोगों का नाम मैंने लिया, आप चाहें तो मैं उस वीडियो को भी मैं जारी कर सकता हूँ, जो मैंने दिल्ली में जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय है वहाँ पर जब हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उसमें ये लोग मौजूद थे। ये वो 66 लोग हैं जिनको मेरे पिताजी के रहते हुए ही नियुक्त किया गया था। इसमें अगर कोई ये बोले कि भैया उनके निधन के बाद तो मैंने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी बना ली, महज 10-12 लोग ऐसे हो सकते हैं, वो भी मैक्सिमम 10-12 हो सकते हैं, जिनको शायद हम लोगों ने नई नियुक्ति की गई होगी, या तो उनमें से किसी का निधन हुआ होगा, या वो लोग पार्टी से अलग हुए होंगे, या ये पद खाली रहा होगा इसलिए इसकी नियुक्ति की गई होगी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 95% लोग वही हैं जो मेरे पिताजी के समय से हैं, 20-20 साल पुराने, 18-18 साल पुराने। कई तो ऐसे हैं जो कि दलित सेना के समय से चलते आ रहे, पार्टी का भी इस वक्त गठन नहीं हुआ था। मैं चुनौती देता हूं कि उनके नामों को चिन्हित कर कोई बोले कि नहीं ये चिराग पासवान ने नए व्यक्ति को नियुक्त किया। मेरे कितने ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोग के मणिपुर के प्रदेश अध्यक्ष आप ले लीजिए, हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष आप ले लीजिए, बेंगलोर के, कर्नाटक के आप प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए, तमिलनाडु के हमारे प्रदेश अध्यक्ष ले लीजिए। ये तमाम वो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने मेरे पिताजी के साथ 15-15, 20-20 साल काम किया। और वो सूची में आप लोगों के साथ मैं साझा करने को तैयार हूँ। चुनौती दे कोई व्यक्ति कि वो सूची नहीं है। तो मेरे पिताजी के विचारों को जिस तरीके से रोकने का काम मेरे चाचा के द्वारा ही किया जा रहा है, उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर आज ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के पद को चुनौती दे रहे हैं। तो भैया हमारे नेता अपने रहते रहते मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे। आज ये मुझसे सवाल करते हैं कि भाई जाके पूछे चिराग से कि चिराग ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद से क्यों हटाया। तो कोई उनसे पूछे ना कि चिराग पासवान ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से नहीं हटाया। ये अधिकार पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष का होता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहता है, किसको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाना चाहता है। यह अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास होता है। और जिस वक्त इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाया गया था उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी थे, ना कि चिराग पासवान। रामविलास पासवान जी अपने रहते हुए इनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा कर गए थे। वो अपने रहते हुए प्रिंस राज मेरे भाई को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर गए थे।
और आज एक 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 करके मेरे पिता के ही फैसलों पर ये सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के ही मार्गदर्शन को ये चुनौती दे रहे हैं, उन्हीं के द्वारा दिखाए गए दिशा निर्देश को चुनौती दे रहे हैं। मेरे पिताजी अपने जीवित रहते हुए इस बात को कहकर गए थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। आज ये कह रहे हैं कि भैया अकेले चुनाव लड़ने का फैसला चिराग पासवान का था। दिल पे हाथ रख के कोई भी एक सांसद कह दे, कोई भी एक सांसद इस बात को अपने दिल पर हाथ रखकर अपने बच्चों की कसम खाकर बोल दे कि क्या उस फैसले में इन लोगों की सहमति नहीं थी। उस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की उस वक्त राजू तिवारी जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर मौजूद थे। तमाम सांसदों के साथ निरंतरता में ये बैठक दिल्ली के कार्यालय में हुई थी और उसमें सारे सांसदों में और उस वक्त पशुपति कुमार पारस जी वर्चुअली इस बैठक में शामिल हुए थे। कोरोना की वजह से बाहर नहीं निकल रहे थे, वर्चुअली वो शामिल हुए थे और उस वक्त वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान जी के द्वारा लिए गए फैसले के साथ मैं मजबूती से शामिल हूँ और अगर ये मजबूती से शामिल नहीं होते तो इनकी वो प्रेस विज्ञप्ति भी आप लोगों के पास होगी। 27 सितंबर को एक प्रेस रिलीज मेरे पिताजी के निधन से महज 11 दिन पहले, और ये दौर वो था जब हम लोग बैठकों के दौर से हम लोग इस बात का अंतिम फैसला ले रहे थे कि हम लोग को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। उस वक्त ये प्रेस रिलीज इन्होंने जारी किया था मेरे पिताजी के निधन से 11 दिन पहले 27 सितंबर 2020 को, जिसमें इन्होंने लिखा था कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि पार्टी के सांसद अलग हो रहे हैं, जिसमें इनका भी नाम था। और इन्होंने कहा था कि मेरा पूरा समर्पण लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ है और उनके लिए गए फैसलों के साथ मैं चट्टान की तरह खड़ा हूँ। ये प्रेस रिलीज में लिखा हुआ है, आप सबके पास होगी वो 27 तारीख की। तो क्यों मेरे उन फैसलों के साथ खड़े थे? क्यों उस दिन आपने आपत्ति दर्ज नहीं कराई? क्यों उस दिन आपने नहीं बोला कि भैया गलत फैसला हो गया? तो ये तमाम फैसले जो मेरे पिताजी के रहते हुए, और मुझे तकलीफ इस बात की है कि भैया आपने चिराग पासवान की पीठ पर खंजर नहीं भोंका, आपने रामविलास पासवान जी की पीठ पर खंजर भोंकने का काम किया। उनके जाने के बाद आज 9 महीना नहीं हुआ, अभी तक 9 महीना नहीं हुआ, साल तो भूल जाइए, उनको गए को अभी 9 महीना नहीं हुआ और आपने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए उनके परिवार को भी आपने तोड़ने का काम किया और उनकी पार्टी को भी आपने तोड़ने का काम किया। और आज अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए आप किनके साथ खड़े हैं भैया? आप बताएं ना, किनके साथ खड़े हैं? ये वही नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने हमारे पिता को रहते हुए, हमारे नेता, हमारे आदर्श रामविलास पासवान जी के रहते हुए कभी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। उनकी राजनीतिक हत्या कराने का प्रयास निरंतरता में इन्होंने किया। आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है क्या? 2005 में फरवरी में चुनाव हुए थे, उस वक्त हमारे 29 विधायकों को तोड़कर ये ले गए थे। 2005 में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए बिहार में, दूसरी बार जो नवंबर में चुनाव हुए पुनः हमारे सारे जीते हुए विधायकों को तोड़कर ले गए। उस वक्त हमारे पिताजी की तबीयत तब भी खराब थी। 2005 में जुलाई में, इसी महीने के आसपास 7 या 8 जुलाई को पिताजी को पहली बार दिल का दौरा पड़ा था। वो बीमार थे, उसके बावजूद जिन परिस्थितियों में उन्होंने चुनाव लड़ा नवंबर का, उसके बाद जितने हमारे जीते हुए विधायक थे उनको तोड़ने का काम किया। आज जो इनकी पार्टी में प्रमुख प्रवक्ता बने हुए उनको हमारी पार्टी से तोड़कर ले जाने का काम किया। एमएलसी थे हमारे राज्यसभा के सांसद को इन्होंने तोड़ने का काम किया। हमारे अभी जीते हुए एक विधायक मटियानी से जो थे उनको तोड़ने का काम किया। तो आज पहली बार इन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी है। हमारे नेता के राजनीतिक कद को, उनके राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार जी दलित महादलित बंटवारा लेकर आए। पासवान जाति को जिस तरीके से प्रताड़ित करने का काम नीतीश कुमार जी ने किया,